ब्लैंक आ रहा है वाइट वाइट। ओके ओके। यस सर। अच्छा अच्छा, मैं शेयर करता हूँ। हो रहा है ना? यस यस सर। सर। तो ये बता रहा था कि अब हम स्टडी करने वाले हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर फ्लूइड का फ्लो होता है। फ्लूइड का फ्लो होता है तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि सेम लेवल पे सेम प्रेशर नहीं होता। हमने पहले जो बात किया था वो सेम डेप्थ पे सेम प्रेशर देखा था, सेम लेवल पे सेम प्रेशर देखता था। लेकिन अब क्या है, सेम लेवल पे डिफरेंस ऑफ प्रेशर्स के कारण लिक्विड का जो फ्लो होता है वो हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो इन द फ्लूइड डायनेमिक्स पहला जो पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट है, द फ्लूइड और लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। लोअर प्रेशर, ठीक है। जो सेकेंड पॉइंट है कि फ्लूइड डायनेमिक्स में टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई होता है ऑन द लिक्विड सरफेस, जिसके कारण लिक्विड का फ्लो होता है। पहले हाइड्रोस्टैटिक्स में जो टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स देखते थे, so that force was only perpendicular to the surface. now यहाँ पे shearing होता है, shearing of fluid, shearing of fluid layers occurs। इसका मतलब है जैसे एक फ्लूइड का एक लेयर है, इसके ऊपर दूसरा लेयर है, इसके ऊपर तीसरा लेयर है, ये सारे फ्लूइड क्या है, एक दूसरे के रिलेटिव आगे मोशन में चल रहा है। तो यहाँ पे शेयरिंग होता है, हर लेयर्स का दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में शेयरिंग होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं लेमिनार फ्लो, ठीक है। यहाँ पे जब आप फ्लो की बात करते हैं तो फ्लो वाले बात में दो तरह के, टू टाइप्स ऑफ फ्लो होता है। लेमिनार और टर्बुलेंट। लेमिनार फ्लो भी बोल सकते हैं, बट उसका एक्चुअल नाम है स्ट्रीम, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीम लाइन फ्लो में क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो पार्टिकल्स, फ्लूइड का जो पार्टिकल्स है जब फ्लो करता है तो डिफरेंट स्टेशंस में, डिफरेंट पॉइंट्स पे स्पेस में हर पार्टिकल्स अपने प्रीडिसेसर्स या सक्सेसर्स को फॉलो करता है। मतलब ए यहाँ पे अगर ए का पोजीशन है तो कोई पार्टिकल्स 1 2 3 4 यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स है। यदि फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा तो अभी 2 बी पे है, थोड़े टाइम के बाद 1 पार्टिकल बी पे आएगा, तो 2 पे जो वेलोसिटी है वो मान लीजिए इधर की तरफ v2 है, अब किसको मिल जाएगा, 1 को मिल जाएगा। उस तरह से 2 अभी बी पे है, थोड़े टाइम के बाद सी पे आएगा, तो सी की जो वेलोसिटी है जो सी की वेलोसिटी है ना, वो फॉलो कौन करेगा, 2 फॉलो करेगा। तो इसका मतलब है कि हर जो पार्टिकल्स है अपने नेबरहुड पार्टिकल्स को फॉलो करता है। इस तरह का जो फ्लो होता है वो दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लो की एक प्रॉपर पैटर्न होती है। तो पैटर्न, उस पैटर्न को दिखाने के लिए हम लोग लाइंस से दिखाते हैं। सपोज दैट ये लाइंस है स्ट्रीमलाइन के फ्लो का, और अगर ये कर्व है तो इस पे जो टेंजेंट बताता है फ्लूइड फ्लो के डायरेक्शंस को। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें कि फ्लूइड पार्टिकल follows the proper pattern।
This is described by lines of flow. The tangent to the lines of flow gives the direction of flow. ठीक है. Next point, the line density gives the magnitude of flow speed. इसका मतलब आप समझिए कि यदि स्ट्रीम लाइन जहां पे पास पास है वहां पे फ्लो की स्पीड क्या होती है, अधिक होती है. तो अगर हम ए पॉइंट और बी पॉइंट पे फ्लो की स्पीड कंपेयर करें तो चूंकि ए पे फ्लूइड लाइंस पास पास है तो इसकी लाइन की डेंसिटी अधिक है, तो वी ए क्या होगा, ग्रेटर देन वी बी. ठीक है. अगर स्ट्रीम लाइंस की बात करें तो नो टू स्ट्रीम लाइंस कट ईच अदर. रिप्रेजेंटेशन में आप दो स्ट्रेट लाइंस स्ट्रीम लाइंस को अगर इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाएंगे तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट मिलेगा जो कि एब्सर्ड रिलेशन होगा. ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है. तो ये सारी चीजें आपको बताना है. सर डी वाला पॉइंट एक बार दोबारा बता दो. जैसे हमने बताया कि स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता. इंटरसेक्ट करेगा तो टेंजेंट डायरेक्शंस को बताता है. तो एक पॉइंट पे यहाँ पे दो डायरेक्शन हो जाएगा दोनों सर ये कर्व वाला पे. नहीं, सर इससे ऊपर ऊपर वाला. ऊपर वाला सर भी पॉइंट बताया कि जो लाइन की डेंसिटी होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लो स्पीड बताता है. मतलब यहाँ पे देखो पास पास है, यहाँ पे दूर दूर है, मतलब ज्यादा फैला हुआ है तो यहाँ पे फ्लो स्पीड कम होगा, तो यहाँ पे फ्लो स्पीड ज्यादा होगा. इसको अगर हम ट्यूब से रिलेट करें तो मान लीजिए एक ट्यूब है और इसमें लिक्विड का फ्लो हो रहा है. यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कम है. फ्लो की स्पीड जब होगी स्ट्रीम लाइन तो यहाँ से निकलेगा, जो इसमें एंटर करेगा वो तो निकलेगा जरूर, लेकिन जब निकलेगा तो बहुत ही मतलब स्प्रेड होके निकल रहा है और जा रहा है बहुत क्लोज क्लोज. इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्लो की स्पीड क्या होगा, एंटर करने ज्यादा वक्त ज्यादा होगा और निकलने वक्त कम होगा. कम होगा. है ना. इसी को हम लोग पढ़ते इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में a1 b1 इक्वल टू a2 b2. तो ये चीज देख लीजिए. इन द स्ट्रीम लाइन the flow speed is less than critical speed given by रेनॉल्ड्स नंबर. जहां पे रेनॉल्ड्स नंबर r है रो वी डी बाई एटा. रो जो है वो है डेंसिटी, v है फ्लो स्पीड और d है डायमीटर ऑफ पाइप. तो यदि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 1000 है तो बोलते हैं कि जो फ्लो होगा वो स्ट्रीम लाइन. तो ज्यादा अगर स्पीड बढ़ जाएगा तो स्ट्रीम लाइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्बुलेंसी में. इफ रेनॉल्ड्स नंबर
is greater than 2000. यहाँ पे देखो एटा क्या बताता है, एटा लिक्विड की प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं कि फ्रिक्शंस मतलब फ्लूइड के लेयर्स में मोशन जब होता है तो फ्लूइड के लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स भी डेवलप होता है, तो फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उतना ज्यादा होगा, तो दैट इज एटा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ, जिस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है लिक्विड के केस में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। Now, if the Reynolds number is greater than 2000, the flow is called turbulent. ठीक है, तो टर्बुलेंट में क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है फ्लूइड का। जैसे मान लो कि यहाँ पे फ्लूइड स्ट्रीमलाइन जा रहा था, सामने कोई ऑब्स्टिकल रख दिया, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से विरलिंग हो जाता है, मतलब मोशन क्या हो जाता है, लिक्विड का ऐसे रोटेशनल टेंडेंसी हो जाता है। तो in the turbulent motion there is rotational tendency, of fluid। तो ये हमारा जो है स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंसी का मतलब होता है। अब यहाँ पे जब हम फ्लो की बात कर लेते हैं तो इसके कुछ लॉज हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लो के केस में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कॉन्टिन्यूअस। तो जब भी किसी भी बाउंडेड वॉल्यूम में जब लिक्विड का फ्लो होता है, बाउंडेड वॉल्यूम मतलब ये हो सकता है पाइप हो या रिवर का दो बैंक हो और उसके अंदर रिवर फ्लो हो रहा है, तो बाउंडेड रीजन में जब भी फ्लो होता है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और स्पीड का एक रिलेशन बनता है। सपोज दैट यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, फ्लो की स्पीड है इधर की तरफ, यहाँ पे फ्लूइड वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे फ्लूइड वेलोसिटी V2। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, A2 V2। मतलब ये क्या बताता है कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी becomes constant। मतलब यहां से हम लिख सकते हैं A1 V1 is equal to A2 V2, और इस A1 V1 को हम लोग रेट ऑफ फ्लो भी बोलते हैं। रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है dV/dt, जहां पे V है वॉल्यूम फ्लो, dV/dt क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट। मतलब हमारे पास एक रिलेशन आ गया क्वेश्चन में, जब कभी भी आपको वॉल्यूम फ्लो रेट पूछा जा रहा हो तो ये हमें दो तरह से दिया जाएगा। वॉल्यूम फ्लो अगर रेट आपसे पूछा जा रहा हो, मतलब dV/dt आपसे पूछा जा रहा हो, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी लेंगे, है ना। स्मॉल ए यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और v क्या है, वेलोसिटी। कभी कभी आपको दिया रहता है mkg/सेकेंड में, मान लो फ्लो दिया हुआ है, तो हमें रेट ऑफ फ्लो बताना है। तो रेट ऑफ फ्लो का मतलब हो गया कि मास को पहले आप क्या कर ले, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर ले। तो मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम टू डेंसिटी। तो जब आपको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लोगे ना, इस वाले mkg/सेकेंड को यदि आपको वॉल्यूम से रिलेट करना है, तो डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, सो वॉल्यूम होता है मास बाई डेंसिटी। तो इस वाले रिलेशंस को
एम के जी पर सेकेंड को यदि डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या मिल जाएगा, डीवी बाई डी टी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर कभी कभी दिया रहता है वॉल्यूम फ्लो रेट आपको निकालना रहेगा, और ये जो क्वेश्चंस में दिया रहता है वो एम के जी पर सेकेंड में दिया रहता है। तो आप ध्यान से देखिए उसको कि के जी पर सेकेंड को वॉल्यूम फ्लो सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज आपको होना चाहिए क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व करने के लिए। सर ये एम क्या है यहाँ पे? एम एम यहाँ पे मास है, मास ऑफ द फ्लूइड कलेक्टेड पर सेकेंड या फ्लोइंग पर सेकेंड। एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी जो होता है वो हमारा वॉल्यूम फ्लो होता है। इसको थोड़ा सा आप समझने की कॉन्सेप्ट से समझिए। मान लीजिए कि एक ट्यूब है और ट्यूब की क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है ना, फ्लूइड यहाँ पे एंटर करता है गिवन वॉल्यूम में v स्पीड से, dt टाइम में इतना फ्लूइड एंटर करता है, तो ये कितना मास एंटर किया है, एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू ये लेंथ होगा, v वेलोसिटी से यहाँ जा रहा है dt टाइम में, तो v dt लेंथ होगा, तो एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू v dt क्या होगा, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होगा, मास होगा। ये हमारा dm है और dm बाई dt हो जाएगा यहाँ से av इंटू रो। मतलब जब कभी भी आपको मास फ्लोइंग पर सेकेंड पूछा जाता है तो ये क्या चीज होता है, av इंटू रो होता है। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। dm बाई dt इज बेसिकली, यहाँ पे देखो m के जी पर सेकेंड बाई रो इज dv बाई dt है, यानी m के जी पर सेकेंड को लिख सकते हैं रो इंटू dv बाई dt, और dv बाई dt हमारा क्या होता है, रो इंटू ए भी होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कभी भी आपको मास फ्लोइंग पर सेकेंड पूछा जाता है तो ये हो जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी। ये यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, v क्या है, वेलोसिटी है, और रो क्या है, डेंसिटी। तो यहाँ से एक चीज कंफर्म हो जाता है कि जो dm बाई dt है, मास फ्लोइंग पर सेकेंड है, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी। ठीक है, ओके। तो नाउ अब हम बात करते हैं कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, जब कभी फ्लूइड पार्टिकल्स, अब देखो जैसे मैकेनिक्स में एक पार्टिकल होती है, इसकी मास m होती है। अब यहाँ पे फ्लूइड मान लो फ्लो है, तो इसमें हम पार्टिकल्स क्या ले लेते हैं, एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, इस वॉल्यूम का एक हिस्सा ले लेते हैं, जिस पार्टिकल्स को हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी इनटू डेंसिटी और इनटू dt। ये फ्लूइड का पार्टिकल्स होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी इनटू dt, ये तो हो गया वॉल्यूम, और वॉल्यूम और डेंसिटी क्या होता है, मास। तो ए भी रो dt जो होता है वो फ्लूइड के पार्टिकल्स की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब चूंकि अब यहाँ पे क्या है, मैकेनिक सप्लाई करना है, तो हमें मास तो चाहिए, फोर्स भी चाहिए। तो जब कभी भी आपको मास सोचना होता है तो उसको हम लोग इस फॉर्मूला से सोचते हैं, ए इंटू वी इंटू रो इंटू डी टी। ठीक है, सर यहाँ पे फ्लो कांस्टेंट होगा क्या? मतलब कांस्टेंट का मतलब अभी यहाँ पे जो है समझिएगा इसको, ये ट्यूब है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे v2 है, तो पार्टिकल्स का शेप चेंज होगा। सपोज दैट यहाँ पे क्रॉस सेक्शन छोटा है, तो एक फ्लूइड पार्टिकल जो एंटर लिया उसकी लेंथ ज्यादा होगी क्योंकि स्पीड ज्यादा है, तो v1 dt लेंथ ज्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। यहाँ पे यही पार्टिकल्स निकल रहा है, कुछ लोग कंटिन्यूटी सेम टाइम में उतना ही पार्टिकल्स निकल रहा है, तो अब इसकी लेंथ छोटी होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ी है इसलिए, बट दोनों का a1
v1 dt should be equals to होना चाहिए a2 v2 dt, क्योंकि जितना पार्टिकल्स फ्लूइड पार्टिकल्स इसमें एंटर किया है उतना ही यहाँ पे निकलना चाहिए। ये क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी है। तो फ्लूइड वेलोसिटी बदल भी सकता है, बट गिवन टाइम पे फ्लूइड पार्टिकल्स जब आप लेते हैं तो वो उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है v dt इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्लूइड पार्टिकल्स का मास आ जाएगा। डेंसिटी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो मास आ गया, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, मतलब यहीं से एक चीज आया कि डेंसिटी कांस्टेंट है, तभी आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। मतलब जाने वक्त और आने वक्त जो है डेंसिटी अगर बदल जाए तो फिर फॉर्मूला में करेक्शंस करना पड़ेगा। तो जैसे अपन बोलते हैं ना कि जो एरिया इंटू वेलोसिटी होता है वो डी बाई डी टी होता है, हाँ जो फ्लो रेट होता है, हाँ, और सर ए इंटू वी तो कांस्टेंट होता है, तो मतलब फ्लो रेट भी कांस्टेंट हुआ। फ्लो रेट भी कांस्टेंट हुआ ना, बिल्कुल सही बात है, फ्लो रेट कांस्टेंट होगा ट्यूब के अंदर। सर हाँ मतलब सर एक बार ये वाला लिमिट दोबारा फिर बता दोगे क्या आप? मेरा कौन सा? डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा ये वाला कौन फ्लूइड सा? पार्टिकल वाला। फ्लूइड पार्टिकल्स में कहाँ से ये वाला? हाँ देखो ये वाला। फ्लूइड पार्टिकल्स मैंने क्या बताया, देखो चूंकि फ्लूइड कंटिन्यूअस होता है तो पहले जब फ्लूइड पार्टिकल्स की बात कर रहे थे तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग पार्टिकल्स होता था अलग अलग पोजीशन पे, उसका आप मोशन की बात कर रहे थे। लेकिन अब जब हम फ्लूइड के मोशन की बात करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे, तो हमें एक पार्टिकल अज्यूम करना होगा। ये अज्यूम कैसे करेंगे, तो हम एक वॉल्यूम का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। जैसे वॉल्यूम का यहाँ पे हम ट्यूब के अंदर एक पार्ट लेते हैं, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, सपोज दैट एक फ्लूइड पार्टिकल्स एंटर जो किया तो कुछ वॉल्यूम के साथ एंटर मानेंगे हम। तो कुछ वॉल्यूम हमने इमेजिन किया कि इतना जो फ्लूइड है वो एंटर कर रहा है इस पोजीशन से और निकल रहा है इस पोजीशन से। फ्लूइड पार्टिकल्स की शेप बदल रहा है, बट जितना अमाउंट इसमें एंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। तो फ्लूइड पार्टिकल्स का मतलब होता है कि किसी गिवन वॉल्यूम में क्या मास है। मतलब हमने एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिया, इसको अज्यूम करने के लिए हमने वी डी टी वेलोसिटी टू टाइम लेंथ होता है, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया तो लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम वॉल्यूम को जब डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मास आता है। तो इस टर्म्स को ए वी डी टी रो को फ्लूइड पार्टिकल्स की तरह समझते हैं, ए वी डी टी रो को, ठीक है। जैसे जैसे आप समझिए, इसका मतलब आप समझिए, मान लीजिए कोई कंटेनर है और कंटेनर में आपने कहीं पे एक होल कर दिया, यहाँ से फ्लूइड पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, फ्लूइड बाहर आ रहे हैं मतलब फ्लूइड पार्टिकल्स बाहर आ रहा है। बताना है कि कंटेनर पे कितना फोर्स लगाएगा जब ये फ्लूइड पार्टिकल्स बाहर आएगा। मान लो कि v स्पीड से फ्लूइड पार्टिकल्स बाहर आए तो निकल रहा है, तो इससे कुछ वॉल्यूम अज्यूम कर लेते हैं, सपोज दैट ये वाला वॉल्यूम निकल रहा है ना। तो मतलब t इक्वल टू 0 पे यहाँ से चला है, t इक्वल टू dt पे यहाँ से निकल गया, तो ये लेंथ हो जाएगा vdt, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जो आपने होल बनाया उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a इंटू वी डी टी और इंटू डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये dm हो गया। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है ये dp बाई dt, और dp क्या होता है, यस मोमेंटम। मोमेंटम मतलब हो गया मास है, मास अपने पास क्या है, ए वी डी टी रो, और इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो मोमेंटम हो गया, बाई dt कर दिया तो dt से dt कैंसिल हो गया, तो फोर्स लग गया ए वी स्क्वायर रो। मतलब ये फॉर्मूला भी आपको बहुत सही काम करता है कि जब कभी भी किसी कंटेनर से v स्पीड से लिक्विड इजेक्ट होगा तो ये तरह ये मतलब बिल्कुल एक गन के रिक्वायर्ड इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जैसे आप बुलेट फायर होता है गन से, तो गन भी पीछे की तरफ जाता है, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अगर लिक्विड पे फोर्स ये लग रहा है तो लिक्विड भी कंटेनर पे इतना ही सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो इससे आपको बहुत सारी चीजें पूछा जा सकता है, लेकिन लिक्विड का जो फोर्स होता है v स्पीड से निकलने के बाद ये होता है
ए बी स्क्वायर लो, ये एक अच्छा रिजल्ट है, इसको आप याद भी रख सकते हैं। तो हम फ्लूइड पार्टिकल्स की जब बात करेंगे, जब कभी भी हमें मैकेनिक्स लगाना हो फ्लूइड के चैप्टर्स में, तो हम फ्लूइड पार्टिकल्स को जरूर सोचेंगे हर जगह। कोई दिक्कत यहाँ पे पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते सर अगर फ्लो रेट कांस्टेंट है तो वेलोसिटी डिफरेंट कैसे हो रही? फ्लो रेट कांस्टेंट है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलेगा तो फ्लो रेट भी बदलेगा। जैसे नहीं सर, फ्लो रेट तो कांस्टेंट है ना। फ्लो रेट तो कांस्टेंट है, तो फ्लो रेट का मतलब यहाँ पे दोनों बात है। जहाँ पे बहुत ज्यादा ये चौड़ाई है इसके माउथ की, तो वहां पे बहुत ज्यादा लिक्विड निकलेगा, तो वहाँ स्पीड कम हो जाएगा। फ्लो रेट सेम होने का मतलब क्या है? फ्लो रेट सेम होने का मतलब है कि पर टाइम अगर यहाँ पे 2 ml पर सेकेंड एंटर किया है, तो 2 ml पर सेकेंड बाहर भी निकलना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि चूंकि पाइप का जो माउथ है वो ज्यादा ब्रॉडर है यहाँ पे, तो उसी स्पीड से यदि ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो फ्लो रेट कांस्टेंट कैसे रहेगा? फ्लो रेट कांस्टेंट होने के लिए, यस सर। है ना, जहाँ एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है वहां पे स्पीड कम होना पड़ेगा। यस सर, समझ में आ गया। हम्म। अच्छा यहाँ पे देखिए, कभी कभी होता है एक रिवर है और यहाँ पे ये 2 रिवर में चेंज कर लिया। यहाँ पे रिवर के फ्लो का, ये भी बाउंडेड फ्लो है, तो यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन A1 दिया है, फ्लूइड वेलोसिटी V1 दिया है। यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन A2 है, फ्लूइड वेलोसिटी V2 है, और यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन A3 है, फ्लूइड वेलोसिटी V3 है। अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएं तो इसको लगा सकते हैं A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2 प्लस A3 B3। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। तो इस पे भी बेस्ट क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है, सबसे पहले एम्स में आते हैं क्वेश्चन। डेटा दे के आपको निकालना रहेगा आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं इसमें बर्नौलीज थ्योरम। कि बर्नौलीज थ्योरम क्या है? फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर फ्लूइड फ्लो के केस में जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो बर्नौलीज थ्योरम, इट इज द एनर्जी कंजर्वेशन। In the case of fluid flow, आइडियली, देखिए यहाँ पे आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं। बर्नौलीज थ्योरम बोलता है कि ये सिर्फ आइडियल फ्लो के लिए, आइडियल फ्लूइड एंड फ्लो के लिए applicable है। तो आइडियल फ्लूइड, आइडियल जो फ्लूइड फ्लो है वो क्या है? सबसे पहले विस्कोसिटी नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, तो नॉन विस्कस। उसके बाद लिक्विड क्या होना चाहिए? इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है डेंसिटी हर जगह क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। अच्छा, तीसरा है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो होना चाहिए, तब जाके हम इस बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम कह रहा है कि किसी भी फ्लो के केस में यदि आपको जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पता हो और फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, ये मान लीजिए H1 हाइट पे है,
ये अपना h2 हाइट पे है, फ्लूइड की वेलोसिटी इधर v1 है, इधर की तरफ फ्लूइड की वेलोसिटी v2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, P2 है। तो इसको लिखेंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू होगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब ये बनोले इस थ्योरम को पहले समझिए। कह रहा है कि जो P जो होता है P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसमें अलग अलग टर्म देखिए, जो P प्रेशर होता है इसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर को प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो यदि मैं हाफ एम वी स्क्वायर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो मास में वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो ये हाफ रो वी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब हाफ रो वी स्क्वायर क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे जब फ्लो की बात करते हैं तो देखो फ्लूइड पार्टिकल्स में, अब यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल्स फिक्स तो है नहीं, कोई ऐसा डिस्क्रीट पार्टिकल्स है नहीं, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम जब होता है तो प्रेशर का वर्क डन क्या होता है, पीडीवी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम हमारा वर्क डन होता है। तो इसको जब डीवी से डिवाइड कर देंगे, प्रेशर यहाँ पे प्रेशर पीडीवी क्या है, प्रेशर एनर्जी, और इसको अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो सिर्फ प्रेशर बच जाएगा। तो फ्लूइड के केस में हर पॉइंट पे प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एमजीएच को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो रो आ जाएगा, रो जीएच। तो ये कांस्टेंट होगा, या पी बाई रो जी प्लस आपको डिवाइड किससे करना है, तो आपको करना है रो जी से, तो वी स्क्वायर बाई 2g प्लस एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर हेड, इसका नाम है प्रेशर हेड, इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड, और ये होता है पोटेंशियल एनर्जी हेड। इसका सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, कभी कभी आपको प्रेशर हेड की वैल्यू होता है, तो प्रेशर हेड का मतलब है पी बाई रो जी की वैल्यू की वैल्यू। देखो सर ये हाँ बताइए। सर ये डेरिवेशन एक बार वापस से एक्सप्लेन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बताया फ्लूइड डायनेमिक्स के केस में आइडियल फ्लूइड फ्लो अगर हो रहा है तो जो एनर्जी होता है हर पॉइंट पे कंजर्व होता है। और एनर्जी में तीन टर्म आता है, एक आता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दूसरा आता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और तीसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इन तीनों का जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट है। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किसी भी दो पॉइंट पे ले लीजिए, यदि वो हॉरिजॉन्टल ट्यूब है तो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर हाइट सेम रहा, हॉरिजॉन्टल ट्यूब होगा तो हाइट सेम रहेगा, तो सिर्फ P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट होगा। तो ये चीज मैंने आपको कहा कि पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब हो गया वॉल्यूम से डिवाइड करना है, और मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो रो जीएच जो होता है वो क्या होता है, ये बेसिकली देखो, अब वैसे भी पता है यूनिट इन डायमेंशन में कि प्रेशर का जो यूनिट होना चाहिए वही रो जीएच का यूनिट होना चाहिए, प्रेशर होता भी है रो जीएच के यस इक्वल। सर। तो ये जो है ये तीनों का तीनों एनर्जी का टर्म है, चाहे वो प्रेशर सिर्फ लिख रहे हो या रो जीएच लिख रहे हो या हाफ रो वी स्क्वायर लिख रहे हो, तो तीनों का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब अगर हॉरिजॉन्टल ट्यूब की बात करें, ट्यूब यदि हॉरिजॉन्टल होगा, इफ ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल, तो ट्यूब यदि हॉरिजॉन्टल होगा तो हाइट का कोई टर्म नहीं आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब हो गया कि जहां पे प्रेशर अधिक होगा
ऑब्वियसली वहां पे जो वेलोसिटी होगा वो कम होगा, इन दोनों का सम कांस्टेंट हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है कि कहता है कि जहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्यूब की बात करते हैं तो प्रेशर जहाँ अधिक होगा वहाँ वेलोसिटी कम होगा। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, जिससे बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशन से समझ में आएगा यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पहला टर्म बहुत जुकाम हो गया भैया। पहला एप्लीकेशंस अगर हम बात करते हैं, लिफ्ट ऑन एयरफॉइल। देखिए एयरफॉइल मतलब एयर विंग ना, एरोप्लेन का जो विंग होता है वो आपने देखा होगा कि जब टेक ऑफ से पहले हाईवे पे पहले दौड़ता है, काफी स्पीड से प्लेन रनवे पे पहले दौड़ता है, भागता है, उसके बाद जब कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल करके एडिरोन का इस्तेमाल करके प्लेन को ऊपर उठाते हैं, तो होता क्या है कि जो विंग होता है उसका जो शेप कुछ इस तरह का शेप होता है, इसको बोलते हैं कैम्बर्ड शेप। अंदर खोखला होता है, आगे से थोड़ा मोटा होता है और पीछे से पतला होता है, और शेप अंदर थोड़ा कर्व्ड होता है। जब एयर का फ्लो होता है सामने से स्ट्राइक करता है तो ऊपर फ्लो स्पीड बढ़ जाती है कैम्बर्ड शेप के कारण, और अंदर थोड़ा सा टेढ़ा होने के कारण ये फ्लो यहाँ पे रुक जाता है। तो ये जो नीचे वाला एयर है वो फ्लो स्पीड बहुत कम रहता है इसकी। तो बर्नौलीज थ्योरम के अंदर एक ही फ्लूइड का पार्ट है, फ्लूइड तो यहाँ पे एक ही है, बट नीचे वाला जो है हमारा वेलोसिटी कम है, ऊपर वाला ज्यादा है, तो प्रेशर नीचे का अधिक होगा, ऊपर का प्रेशर कम होगा, नीचे का प्रेशर ज्यादा होगा। तो एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं लिफ्ट फोर्स, और जो लिफ्ट फोर्स होता है वो हमेशा P1 माइनस P2 इंटू एरिया होता है, प्रेशर इंटू एरिया, ये लिफ्ट फोर्स होता है। जहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करें तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू होगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो P1 माइनस P2 यहाँ से क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो जो लिफ्ट फोर्स होगा, लिफ्ट जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू होगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इनटू एरिया। क्लियर हुआ क्या? यस सर। यस सर। इससे भी क्वेश्चन आएगा आपको, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, पैकेज में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इससे लिफ्ट ऑन द एयरफॉइल का जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है वो यही है, अगर आप ये ध्यान रखेंगे। सर ये एक बार रिपीट कर दो ना। अच्छा, देखो बताया कि मैंने कहा बर्नौलीज थ्योरम का पहला एप्लीकेशन हम देख रहे हैं लिफ्ट ऑन एयरफॉइल। एयरफॉइल का मतलब क्या होता है? एयरफॉइल का मतलब होता है एरोप्लेन का जो विंग होता है ना, उसका एक छोटा सा टुकड़ा ऐसा दिखता है, साइड से काटोगे ना तो ऐसा दिखाई देगा। इसका शेप कैम्बर्ड होता है। कैम्बर्ड का मतलब होता है आगे से थोड़ा सा अंदर, जो बीच वाला पार्ट है थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ रहेगा, मतलब ये बल्ब ऐसे रहेगा, ये वाला पार्ट थोड़ा सा अंदर की तरफ है देखो, और ये बाहर जो होता है उसका जो नोच होता है, इसका आगे वाला हिस्सा वो काफी थिक होता है। जब एयरप्लेन चलता है रनवे पे या हवा में, तो जो एयर स्ट्राइक करता है वो ऊपर वाले पार्ट पे, जैसे थोड़ा टेढ़ा हुआ तो ऊपर वाले ऐसे जो ये वाला पार्ट है ना उस पर ज्यादा स्लाइड करेगा, बहुत ज्यादा, मतलब एयर स्लिप करेगा, और अंदर वाले पार्ट में एयर पहुंच ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि सामने से हमने कैम्बर्ड बना रखा है। तो
अब क्या है, एक ही फ्लूइड के दो पार्ट हो गए, एक ऊपर हमारा फ्लो स्पीड बढ़ गया है, नीचे वाला फ्लो स्पीड कम हो गया है अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम। यदि किसी फ्लूइड फ्लो की बात करते हैं, जहां प्रेशर अधिक होगा वहां पे वेलोसिटी कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जहां पे वेलोसिटी कम है वहां प्रेशर ज्यादा होगा, तो नीचे वाले विंग के नीचे वाले पोर्शन में प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर वाले पोर्शन में प्रेशर कम होगा। प्रेशर का चूंकि डिफरेंस आ गया है, तो P1 माइनस P2 डिफरेंस ऑफ प्रेशर है, इसको यदि आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लिफ्ट फोर्स आएगा कि नहीं, लिफ्ट फोर्स यस आएगा। सर। और P1 माइनस P2 को बर्नौलीज थ्योरम हम जस्ट विंग के ऊपर और नीचे अगर बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करें तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं। रोजिएच वाला टर्म क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो विंग है वो हॉरिजॉन्टल है, अगर इसमें हाइट होता तो फिर हम हाइट का डिफरेंस लेते। तो P1 माइनस P2 ये आ गया लेफ्ट फोर्स, P1 माइनस P2 इंटू एरिया। इसमें ए क्या है, एरिया ऑफ द विंग, एरिया ऑफ विंग। तो इसके मदद से यहाँ पे देखो डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि मॉइस्ट जब एयर होता है तो उसकी डेंसिटी अधिक होती है, और जो ड्राई एयर होता है उसकी डेंसिटी कम होती है। सर नमस्ते। अच्छा बच्चों ठीक है, टाइम हो गया, फिर अगले क्लास में करते हैं सर। नहीं सर, मैं हो गया, क्लास ओवर ही हो गया। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है मेरे, ओके कोई है बच्चा, ठीक है।